जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू द सेशन। आप सभी जानते हो आजकल हम लोग ऑनलाइन माध्यम से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था परम्यूटेशन क्रमचय, और क्रमचय की हमने 2 वीडियो अपलोड कर दी है। अगर मैथमेटिक्स सेशन की बात की जाए तो टोटल 4 वीडियो मैंने बना दी है अभी तक, जिसमें पहले वीडियो में मैंने बताया था कट ऑफ मार्क्स लास्ट ईयर के क्या है। सेकंड वीडियो में मैंने आपके पूरे सिलेबस को अच्छे से बताया था, उसमें ये भी बताया था एनडीए अभी तक लास्ट 10 इयर्स में कहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं आपके एग्जामिनेशन हॉल में। तो आपको वो देखना बहुत जरूरी है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सबसे पहले वो सारे पार्ट्स आप देखकर तब इस पार्ट पे आएंगे। और एक बात कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब टाइम टू टाइम हम यहाँ से वीडियो अपलोड करें तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको प्रॉपर तरीके से देख पाओ। तो आगे हम स्टार्ट करेंगे इसी सेशन को लेकर। आज लास्ट वीडियो है हमारी क्रमचय पे, और कोशिश हम यही कर रहे हैं कि जैसा क्लासरूम में माहौल होता है बिल्कुल उस तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाए कि घर पे जब आप अकेले सॉल्व कर रहे हो तो बिल्कुल भी आपको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम ना आए। तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया था आपके लेटर बॉक्स और लेटर कैसे पोस्ट करते हैं जब लेटर बॉक्स में पोस्ट करना होता है, साथ में फिंगर्स और रिंग्स के क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। तो आज एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। स्टेटमेंट रीजन में भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, तो टाइम बचाने के लिए हमने पहले से लिख लिया है आपका, ताकि थोड़ा टाइम बच जाएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। द नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। मतलब n विभिन्न वस्तुएं हैं, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, टेकन आर एट अ टाइम। ये और ये बहुत जरूरी है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और r एक साथ लिया गया है। तो when a particular object is always included, जब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमेशा इंक्लूड कर लिया जाएगा तो n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तु को एक साथ लेकर कुल कितने क्रमचय बना सकते हैं, उसका आंसर है r into n-1 p r-1। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे हमने कह दिया मैंगो, आप देख रहे हो टोटल कितने सारे डिफरेंट हैं, MANGO, n की वैल्यू आपकी 5 हो गई, ये टोटल डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। हमने कहा 3 एक साथ लेकर बनाइए, टेकन r एट अ टाइम ना, तो हमने कह दिया 3 एक साथ लीजिए, मतलब r की वैल्यू क्या हो गई 3। अब इन्होंने कंडीशन दे दिया कि जो 3 आप एक साथ ले रहे हो उसमें m ऑलवेज बी इंक्लूडेड, m हमेशा इंक्लूड हो जाए। जैसे उसने m कह दे इंक्लूड ऑलवेज, या a कह दे या n कह दे, कुछ भी, तो n पता r पता आप यहां रख दोगे, आपका फाइनल आंसर r की वैल्यू 3 है, तो 3 into n-1 5-1 p r-1 3-1, और आप इसको सॉल्व कर दोगे, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी। दूसरा कहा है कि when a particular object is never included, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लिया गया है, लेकिन कोई एक विशेष वस्तु है जो कभी ना लिया जाए। मतलब आप कह लो कि MANGO, फिर वैसे ही देख लो 5 है टोटल, 3 लेना है, और उन्होंने क्या कहा कि m को कभी ना लिया जाए। 5 में से 3 तो लेना है, लेकिन m कभी ना ले, मतलब कभी ना लिया जाए तो क्या लें, वो ग्रुप से बाहर कर दो, हटा दो, काट दो। तो आप क्या करोगे, n-1 p r, n-1 5 में से 1 निकल गया, कितने बचे 4, तो 5-1 कर लो p, लेना तो कितना हो है r। तो यहाँ पे r क्या था, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ आपने r 3 लिया हुआ है तो यहाँ पे आपका 3 हो गया, यानी 4p3 आपका आंसर। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। इस पे स्टेटमेंट रीजन में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। एक अगला है कि when k particular things are to be always included in each arrangement। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या था, अ पर्टिकुलर, एक कोई विशेष ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे क्या है k पर्टिकुलर, k मतलब अब एक से ज्यादा हो सकता है। जैसे n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ ली गई, और k कोई विशेष वस्तु हमेशा हर अरेंजमेंट में शामिल किया जाए। जैसे यहाँ पे मैंगो में से कहे 3 को एक साथ लेकर लेना है, जिसमें कोई 2 विशेष वस्तु, कोई भी 2 कह सकता है, an कह दे, ng कह दे, go कह दे, हमेशा लिया जाए तो कुल कितने अरेंजमेंट आपके बनेंगे। तो उस केस में k जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी एक यहाँ एक था, यहाँ एक से ज्यादा हो गया, तो फैक्टोरियल k r-k+1 into n-k p, ये सीधा फॉर्मूले पे आप लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। जो लास्ट वाला है, ये जो मैंने लिख रखा है, इसका मैंने आपको पहले ही लेक्चर में करा दिया है, इसका जो आपका थ्योरी था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा, इसलिए मैं आपके सामने फिर दोबारा लेकर आया हूँ।
number of permutations of n different things taken all at a time, n विभिन्न वस्तुओं में से सभी वस्तुओं को एक साथ लिया आपने, when n particular things always come together, यानी कोई n प्रकार की विशेष वस्तु है जो एक साथ हमेशा आए, तो कुल कितने तरीके से बना सकते हैं अरेंजमेंट, क्रमशः कितने होंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे मैंने आपको करवाया था, याद करिए मैंगो लिया था MANGO पहले लेक्चर में, और मैंने आपको बताया था अगर इनको अरेंज करना है तो कितने तरीके से, फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर कहें वॉवेल को एक साथ लेना है, ध्यान दीजिए, तो मैंने वहां क्या कहा था, वॉवेल को आप एक साथ ले लो। वॉवेल कौन कौन से हैं, ए है, ओ है, फिर है आपका M N G, ये है आपके। अब एक साथ लेकर आपने इसको ए किया, फिर 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। और मैंने कहा था इसको आगे पीछे दो तरीके से अरेंज कर सकते हो, ये आपका आंसर हुआ। ये अगर आप नहीं करना चाहते हो तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट यूज हो जाएगा। इन्होंने कहा n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने डिफरेंट है, n 2 3 4 5, तो आप यहाँ n की जगह 5 माइनस करा, n पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज टुगेदर, हमेशा एक साथ आएंगे। तो m कौन है, चाहे वॉवेल एक साथ आए, तो वॉवेल कितने हैं, 2, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 प्लस 1 इंटू 2। आप इसको सॉल्व करोगे तो वही तो आएगा, 5 में 2 जाएगा, 3 प्लस 1 4 इंटू फैक्टोरियल 2, आपका वही आंसर आ गया। तो आपको मैंने ये शॉर्टकट बता दिया यहाँ पे कि अगर आप इस तरीके से फॉर्मेशन नहीं चाहते हो तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कौन सा, ये जो मैंने लिखा, फैक्टोरियल n माइनस m प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल m। ये क्या है, when m पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज टुगेदर। जब कह दे अगला नेवर कम टुगेदर, ऐसा भी तो कह सकता है, when पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नेवर कम टुगेदर, एक साथ ना आए कभी। जब एक साथ नहीं आएगा तो आपको पता है टोटल अरेंजमेंट में माइनस करते थे एक साथ वाला, तो टोटल क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है, माइनस कर दोगे इतना जो लिखा हुआ है n माइनस m प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n। क्लियर है, ये तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, डिफरेंट। बट अगर रिपीटेशन है, मान लीजिए कि जहां मैंगो की जगह एप्पल होता और भी कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते, तो आप क्या करते, जितने रिपीटेशन हो रहे थे उतना होल में डिवाइड कर देते। मैंने जो रूल पहले बताया है वो यहां लगाओगे, आपका फॉलो कर जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से और एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहां से एक सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। कुछ और विशेष प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हैं और एक दो कॉन्सेप्ट है, उनको भी हम पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक कंपनी है, उसके 10-11 एम्प्लॉई है, वो एक लाइन से बैठे हुए हैं, तो उसमें सेक्रेटरी भी है और डिप्टी सेक्रेटरी भी है, चेयरमैन भी है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि चेयरमैन, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी अगल बगल बैठते हैं हमेशा, तो कितने प्रकार से क्वेश्चंस आप मतलब अरेंजमेंट कर सकते हो। तो जैसे मैं मान लेता हूं टोटल 10 एम्प्लॉई है और 10 एम्प्लॉई में एक चेयरमैन है, और एक वाइस चेयरमैन है, ठीक है, एक चेयरमैन दूसरे वाइस चेयरमैन है। अब कहे टोटल कितने हो गए, 10 एम्प्लॉई और 2 ये मिलकर टोटल 12 लोग हो गए। और 12 लोगों को एक लाइन में, राउंड टेबल में नहीं, ध्यान रखिएगा, राउंड टेबल में मीटिंग अलग होगी, अभी इसके जस्ट बाद में स्टार्ट करूंगा। लेकिन अगर एक लाइन में बैठाने की बात की जाए कि इनको यानी 12 लोगों को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं अगर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हमेशा एक साथ बैठे, तो आप क्या करोगे भाई, चेयरमैन को एक साथ ले लोगे और वाइस चेयरमैन को एक साथ ले लोगे, बाकी 10 लोग आगे बैठा दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन्होंने क्या कहा, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हमेशा एक साथ, तो इनको आप एक साथ ले लोगे हमेशा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल कितने, 11 हुए। तो 11 आगे पीछे कितने तरीके से अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 11 तरीके से होंगे, 11 तरीके से हो जाएंगे। अब ये तो कहा नहीं कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन में कुछ कंडीशन की, डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन के दाएं बैठे या बाएं बैठे, ऐसा कुछ नहीं कहा इन्होंने। यानी कि आप इनको आगे पीछे इधर उधर कर सकते हो, तो फैक्टोरियल 2 तरीके से। बट अगर यहाँ कंडीशन दे देता कि जो डिप्टी चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, वो चेयरमैन के हमेशा राइट साइड बैठे हैं, तब आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब जगह फिक्स हो गई कि चेयरमैन जहां भी होगा उसके राइट साइड में कौन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, या वाइस चेयरमैन जहां होगा उसके राइट साइड में चेयरमैन होगा। तो जब वो फिक्स कर देता तब आप अरेंजमेंट नहीं करते, बट यहां फिक्स नहीं किया, केवल ये बोल दिया चेयरमैन और
वाइस चेयरमैन एक साथ बैठे तो आपने इस तरीके से इसको कर दिया। इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, ऐसे भी एग्जामिनेशन में बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, कहेंगे 10 क्वेश्चन पेपर है जिसमें से 6 सही है और 4 गलत है। इस तरीके से इनको आगे पीछे करना है कि सही एक साथ हो जाए या सही गलत अल्टरनेट पे आए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चंस आपके डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो इसके बाद शुरू करते हैं वृत्तीय क्रमचय। ये तो आपका था भी एक लाइन वाला, रो में आपको खड़ा करना था या रो में अरेंजमेंट था। अभी जितने भी आपने देखे कोई भी सर्कुलर में नहीं था। अब हम सर्कुलर परम्यूटेशन की बात करते हैं। सर्कुलर परम्यूटेशन क्या है? सर्कुलर परम्यूटेशन वृत्तीय क्रमचय। वृत्तीय क्रमचय मतलब अब हमें जो भी अभी हमने नंबर अरेंज किए या लेटर को अरेंज किया, अब हमें सर्किल में अरेंज करना है। जैसे हमने लिख दिया A B C D E F G H I J। कहा इनको कुल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। देखिए अगर एक लाइन में होते A B C D E F G H I J तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टोरियल 10 कर देते हैं। आपको पता है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट अगर एक लाइन में होते हैं तो फैक्टोरियल n तरीके से उनका अरेंजमेंट होता है। बट जब सर्किल में होता है तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अरेंजमेंट करने से पहले ऑब्जेक्ट को फिक्स करना पड़ता है। जैसे अभी यहाँ हम A से शुरू किए तब तो हमें पता है, बट मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल हमने ले लिया, बहुत सारे डॉटेड बहुत सारे ऑब्जेक्ट ले लिए। अब हम काउंट करना शुरू किए, अरेंज करना शुरू किए, तो हमने कहां से अरेंजमेंट किया? अगर हम एक को फिक्स नहीं करेंगे तो हमें पता है इसमें स्ट्रेट लाइन में क्या होता था कि आप इधर से चले इधर पहुंचोगे या इधर से चले इधर, दिक्कत नहीं होती थी। बट सर्कुलर में जब आप चलोगे तो वापस वही लौट आओगे। अब कहां से आपने स्टार्ट किया था उसके लिए आपको मार्किंग करनी पड़ेगी किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे। जैसे हमने मान लिया इस ऑब्जेक्ट पे हमने मार्किंग किया कि हमने यहां से स्टार्ट किया, फिर आगे गए, फिर यहां पहुंचे। तो जब परम्यूटेशन में किसी ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देते हैं, मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको, जैसे ही हम फिक्स कर देते हैं तो उसको अरेंजमेंट से हटा देते हैं, उसको अरेंजमेंट में शामिल नहीं करते। तो सर्कुलर में यही रीजन होता है कि एक ऑब्जेक्ट को हमें फिक्स करना पड़ेगा तभी हम अरेंजमेंट निकाल पाएंगे। तो टोटल अगर n वेज होते हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं अगर टोटल, तो फैक्टोरियल n-1 इनका टोटल अरेंजमेंट होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट होता है आप कह लो। तो यहां पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो आपका आंसर क्या होगा? फैक्टोरियल 10-1। हमेशा एक कम करके करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो अरेंजमेंट हमने बनाया है ये इधर से भी हो सकता है और इधर से भी, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। आप इधर से बैठना शुरू कर दो या इधर से, मतलब क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, ये दोनों मिला के आपका आंसर है फैक्टोरियल n-1। ये टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस है सर्कुलर में जब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, n यहाँ पे सेम नहीं है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। बट अगर केवल एक डायरेक्शन में बनाना हो, जैसे हमें केवल क्लॉकवाइज बनाना हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज को बनाना हो, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि आपको माला बनाने के लिए कह देता है या आपको हार बनाने के लिए कह देता है, उसमें मोतियां पिरोनी होती हैं। तो मान लीजिए 100 मोतियां हैं तो 100 मोतियों के द्वारा कितने प्रकार से आप उस हार को बना सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उस समय क्या करना पड़ता है, हम एक तरफ से बनाएंगे ना, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हमने एक धागा लिया और धागे में इधर से भी मोती पिरोएंगे इधर से भी पिरोएंगे, दोनों तरफ से पॉसिबल नहीं होगा। एक तरफ से हम धागे को बांध देते हैं, फिर दूसरी तरफ से हम मोतियों को पिरोना शुरू कर देते हैं, करते हैं नहीं करते हैं? तो सेम चीज यहाँ पे है, या तो क्लॉकवाइज या कभी भी नेकलेस वगैरह जो गहने वगैरह बनते हैं आपके वो बनाना हो या माला वगैरह बनाना हो तो हमेशा वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसमें छिप गया है कह रहा है। तो आप जानते हो जितना क्लॉकवाइज होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो टोटल था फैक्टोरियल n-1, लेकिन जब केवल क्लॉकवाइज सर्कुलर परम्यूटेशन की बात करें, क्लॉकवाइज सर्कुलर परम्यूटेशन, नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन, तो हो जाएगा फैक्टोरियल n-1/2। ध्यान दीजिएगा, चाहे क्लॉकवाइज कहें या एंटी क्लॉकवाइज कहें,
दोनों के लिए ये फॉर्मूला काम करेगा। जैसे हमने ले लिया 50 डिफरेंट तरीके के फूल है, एक माली इन 50 फूलों को प्रयोग करके कुल कितने प्रकार से मालाएं बना सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा, फैक्टोरियल 50 - 1/2। नीचे 2 जरूर करेंगे, क्योंकि जब हम माला वगैरह बनाते हैं तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे, हम दोनों डायरेक्शन में नहीं जा सकते। इसमें और भी क्वेश्चंस आते हैं, वो कैसे होंगे उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और अगर रिपीटेशन किसी बात की हो रही है यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो वही रूल, जितने रिपीट हो रहे हैं उतना नीचे में हम डिवाइड कर देंगे बेटा, ध्यान रखना इस चीज को। अभी जैसे कंपनी की बात मैंने करी थी, 10 एम्प्लॉय है आपके, ठीक है, और एक चेयरमैन है और एक वाइस चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है, एक चेयरमैन दूसरा वाइस चेयरमैन, तो टोटल कितने हो गए, 12 लोग। अब कह रहा है इन लोगों को मीटिंग करनी है और मीटिंग एक गोलाकार मेज के चारों तरफ हो रही है। अगर इनमें से कोई एक, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के बीच बैठता है, हमने यहाँ चेयरमैन बैठाया और यहाँ वाइस चेयरमैन बैठा दिया, वाइस चेयरमैन बैठा दिया, और इन 10 में से कोई एक व्यक्ति कह रहे हैं, कोई स्पेशल व्यक्ति है जो इनका बहुत, कह लीजिए बहुत चहेता होगा, वो हमेशा बीच में इनके बैठता है। तो कोई भी एक ए ऑब्जेक्ट को हमने मान लिया जो इन दोनों के बीच में बैठ रहा है। तो एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ भी देता हूँ, आपके समझा देता हूँ। एक कंपनी है जिसमें 10 एम्प्लॉय है, एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है, इनको मीटिंग करनी है एक गोलाकार मेज के चारों तरफ। उनको इस तरीके से बैठना है कि इनमें से कोई एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होगा जो, या एक स्पेशल पर्सन ऐसा है जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के बीच में बैठेगा, हमेशा ये बीच में बैठेगा। तो पहले हमने क्या किया, चेयरमैन बैठाया, वाइस चेयरमैन बैठाया, और जो स्पेशल कोई भी था एक पर्सन, हमने उसको बीच में बैठा दिया। बाकी 10 में से तो एक आ गया, तो कितने होंगे भाई, 9 होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 व्यक्ति कहीं भी बैठा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोई एक, जैसे मान लो नाम अलग है, राम, गीता, सोहन, मोहन, ऐसे, तो कोई एक नाम का व्यक्ति यहाँ पे हमेशा बैठेगा। हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि हम इसको एक साथ कहीं भी इनको बैठाएं, लेकिन इस तरीके से बैठे होंगे ये कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और ये एक साथ होंगे, जिसमें ये बीच में होगा। तो हमें इसको एक मानना पड़ेगा, इसको एक माना हमने, और बाकी कितने थे, 9 थे, तो 9 और 1 मिलके 10 हो गए आपके फैक्टोरियल। आप जानते हो जब n पीपल्स होते हैं सर्कुलर में तो n - 1 आपका आंसर होता है। यहां पे कितने हैं, 9 इधर और 1 इधर, 10 हो गए, तो 10 - 1 आपका ये होगा कि कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, बच्चा यहां गलती करता है कि यहां पे हमने 3 को फिक्स किया है तो फैक्टोरियल 3 कर देगा, ये गलत हो गया आपका। क्यों गलत हुआ, इन 3 में भी आपने a को फिक्स कर दिया है, तो मूव कौन कर सकता है, ये और ये इधर आ जाएंगे, ये इधर, तो ये कितने तरीके होंगे भाई, 2 तरीके होंगे, इनटू फैक्टोरियल 2, यानी फैक्टोरियल 9 इनटू फैक्टोरियल 2, ये आपका आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में फैक्टोरियल 3 कर देते हैं। हाँ, फैक्टोरियल 3 कब होता है, जब वो कह देते कोई ऐसा क्वेश्चन बनाते एग्जाम में कि वाइस चेयरमैन, चेयरमैन और एक कोई पर्सन ऐसे हैं कि वो तीनों एक साथ बैठे, कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तब हम तीनों एक साथ आगे पीछे कहीं भी बैठा सकते थे, तब फैक्टोरियल 3 आपका होता। यहाँ पे कंडीशन फिक्स करती है कि ये हमेशा बीच में होगा, तो बीच में ही बैठाएंगे। और इस तरीके से आपके एक सवाल एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एनडीए में आया हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर इनमें कोई डाउट कभी भी आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो हमारा ये परम्यूटेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है बेटा, लेकिन अभी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। ध्यान दीजिएगा, केवल इतने कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन नहीं, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे तब आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि इस चैप्टर को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है और इनकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, फिर मैं एक बात कह रहा हूं, परम्यूटेशन मतलब ये रूल आप जो मैंने बताया भी, ये रूल से बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन बेनिफिट तभी मिलेगा जब इनके क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से अच्छे से सॉल्व करेंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एक एक क्वेश्चंस हम डेली बेसिस पे मतलब अलग अलग वीडियोस में आपको मिलेंगे लेकर। और मुझे उम्मीद है कि इस परम्यूटेशन पे जो हम लेक्चर अगला लेकर मिलेंगे, पहले हम कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे, क्योंकि
क्योंकि अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन करवाएंगे तो आपके एग्जाम में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों का मिक्स भी क्वेश्चन कई बार आता है। तो जब आप कॉम्बिनेशन कर दोगे तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। परम्यूटेशन मैंने अभी आपको बताया, केवल हर जगह आपने व्यवस्था करी, मतलब यानी कि वर्ड्स को आपने अरेंज किया है, एक दूसरे के अगल बगल लगाया है, चाहे वो सर्कल में हो चाहे एक लाइन में हो। लेकिन कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता है, कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन किया जाएगा, उसमें आउट ऑफ 10 पीपल 20 पीपल्स कहेगा, 5 पीपल्स को सिलेक्ट कर लो, या इतने जगह है, इतने जगह में से सिलेक्ट करके इतने नंबर को भरो। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बस खास बात इतनी है, परम्यूटेशन में अरेंजमेंट होता है, ऑर्डर का ध्यान रखा जाता है, और कॉम्बिनेशन में कोई ऑर्डर का ध्यान नहीं रखा जाता है, सीधे सिलेक्ट कर लिया जाता है ऑब्जेक्ट को। तो मैं अगली वीडियो में आपको मिलूंगा कॉम्बिनेशन का टॉपिक लेकर साथ में, और बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है कॉम्बिनेशन का, तो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा वो। उसके बाद हम सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस और मेरे बनाए हुए शीट्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जब तक आप घर में रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो आप जरूर हमसे पूछिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।